तो हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पे। जैसा आपको पता है कि जो एसएससीजीडी में भारतीय भूगोल के जितने भी आपके सवाल बन सकते हैं वो आपके सामने समक्ष रखे जा रहे हैं, जो कि 2023 से लेकर 2013 से लेकर 2024 का सारा इसमें कंटेंट आपको मिलेगा। जितने भी भूगोल के सवाल आपके आए हुए हैं, तो एक विशेष हमारी ये पहल रहेगी कि आपको अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा इस पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें भाग 4 में, भाग 4 का मतलब ये है कि इससे पहले हमारे 3 वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, अवध कोचिंग क्लासेस पर। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे के जो वीडियो पड़े हुए हैं पहले आप उन्हें देखें, 3 वीडियो को, फिर आपको यहाँ पर आना है। यानी एक भाग में 25 क्वेश्चनों हम लोगों ने चर्चा किया है, तो इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। ठीक है, तो ये 21 में हुआ पेपर था तो 19 का पूछ लिया है नहीं। तो अगर अब 24 में पेपर 2025 में पेपर होगा आपका, ठीक है, फरवरी से, तो आपको 2021 का पूछ लेगा। तो कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया किस राज्य में है, यही इसका पूछने का मतलब है। नागालैंड में, आंध्र प्रदेश में, असम में, मध्य प्रदेश में। तो देखिए ये है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में क्या है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये आपका हाँ सर्वाधिक, ये सर्वाधिक वन क्षेत्र फल वाला क्या है आपका राज्य ये है। अगर मैं बात करूँ कि मध्य प्रदेश में टोटल कितना एरिया पे क्या आपका फॉरेस्ट है, तो वो है 77,493 वर्ग किलोमीटर पे एरिया पे क्या है, ये है। ठीक है, बाकी अगर पूछेगी प्रतिशत में सबसे अधिक, देखो ध्यान रखिएगा, प्रतिशत में सर्वाधिक वन की बात करते हैं तो ये कौन सा है, मिजोरम है। कौन सा है, मिजोरम है परसेंटेज में। और क्षेत्रफल में पूछेगा तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, और क्षेत्रफल की बात करूं कि सबसे कम, ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो बताएंगे वो है हरियाणा, HR कह सकते हैं। कौन सा है, वो है हरियाणा। यहाँ पे लगभग मेरे हिसाब से 1588 वर्ग किलोमीटर के एरिया यहाँ पे है। तो सबसे कम हरियाणा में, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। परसेंटेज की बात करें तो सबसे अधिक प्रतिशत वाला वन वाला राज्य कौन सा, वो है मिजोरम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिए। जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, इसे बोलते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हर क्या करती है, प्रत्येक 2 वर्ष पर ये क्या करती है, यानी कि वन रिपोर्ट जारी करती है। वन रिपोर्ट जारी करती है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बताएंगे ये है देहरादून में है। कहाँ पे, देहरादून में है, जिसकी स्थापना 1984 में हो रही है। चलिए अगला देखिए। ऐसा सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है। जो बैरन द्वीप है ये अंडमान एंड निकोबार में एक क्या है, द्वीप है, एक आइलैंड है। उसकी क्या एक अनूठी विशेषता है, ये पूछ रहा है कि यहाँ आदिम आसरो जनजाति का निवास है। यह हिंद महासागर का एक निर्जन द्वीप है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मौजूद है। तो देखिए इसकी अनूठी विशेषता एक ये है कि यहाँ पर क्या है, भारत का एकमात्र, देखिए ओनली वन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये बात सही है कि बैरन द्वीप जो है वो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बाकी भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, एक है नारकुंडम। तो नारकुंडम ध्यान रखिएगा कि एक क्या है, ये सुषुप्त, क्या है आपका, सुषुप्त क्या आपका है, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है। ठीक है, एक सुषुप्त ज्वालामुखी है ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये भी क्या है, अंडमान एंड
निकोबार में। ये भी कहाँ है, तो ये भी कहाँ, ये कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर ये है, जहाँ पे बैरन द्वीप है। ठीक है, तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला सवाल है, उकाई बांध किस नदी पर बनाया गया है? माही, ताप्ती, करजन, नर्मदा। करजन तो कोई नदी नहीं है, तो देखिए उकाई जो बांध है ये है ताप्ती नदी पर, और कहाँ पे है, तो ये गुजरात में क्या है आपका बांध है। ठीक है, और ताप्ती नदी के किनारे ही क्या है आपका एक शहर स्थित है, सूरत। सूरत क्या है, शहर आपका स्थित है। ठीक है, सूरत जो है आपका वो शहर स्थित है। माही नदी की बात करें तो माही नदी, ध्यान रखिएगा कि भारत में कर्क रेखा को 2 बार क्या करती है, काटती है। ठीक है, क्रॉस करती है। ठीक है, एक बार एमपी में, एक बार एमपी और राजस्थान की सीमा पर। बाकी माही नदी निकलती है मध्य प्रदेश वाले हिस्से से। ठीक है, नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो कि पूरब से पश्चिम बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है भ्रंश घाटी में। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? मटर, कद्दू, मूंगफली या गेहूं? कह रहा खरीफ। ठीक है, खरीफ। खरीफ का मतलब है जो गर्मियों के समय में आपने देखा बोया जाता है। ठीक है, मटर, मूंगफली, गेहूं, कद्दू। अब देखो कद्दू जो है वो जायद की फसल है नहीं, ये क्या है, ये तो क्या है आपका जायद की फसल है। ठीक है, मटर की बात करें तो ये रबी की फसल है। गेहूं की बात करें तो ये रबी की फसल है। ठीक है, मूंगफली की बात करें तो अब ये किसकी हो जाएगी, खरीफ की हो जाएगी। भाई जब सारे हो गए तो फिर कौन हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कौन सा, मूंगफली। ठीक है, तो मूंगफली में देखेंगे तो ऑयल का परसेंटेज अन्य में सबसे ज़्यादा होता है मूंगफली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश डैश से निकलती है? कहाँ से निकलती है? मांडू की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, ओंकारेश्वर की पहाड़ियों से, पंचमढ़ी की पहाड़ियों से। तो ये निकलती है कहाँ, अमरकंटक की पहाड़ी से। तो मैंने आपसे बताया कि अमरकंटक की पहाड़ी से आपकी 3 नदियाँ निकलती हैं, जिसका नाम, एक का नाम है क्या, नर्मदा, जो कि पश्चिम की ओर जाती है। एक है सोन नदी, जो कि उत्तर पूर्व में जाती है, यूपी बिहार। और फिर एक है जोहिला नदी। ठीक है, जोहिला नदी। तो ये 3 नदियाँ एक ही जगह से निकलती हैं, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं, लेकिन तीनों दिशाओं में बहती हैं। इसको आपको रहना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो सोन जो देखेंगे वो गंगा की क्या है, सहायक नदी है। पंचमढ़ी की पहाड़ी की बात करें, ये सतपुड़ा की क्या है, एक चोटी है। ओंकारेश्वर की पहाड़ी देखें, ये मध्य प्रदेश में ये भी है। ओंकारेश्वर एक बांध भी है नर्मदा नदी पर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला सवाल है कि हिल पैलेस संग्रहालय डैश डैश स्थित है? हिल पैलेस, हिल पैलेस। ठीक है, तो इसने बोला है हिल पैलेस की, इसने उन्होंने बात की है। तो हिल पैलेस यानी कि पहाड़ी एरिया में ये होगा। तो लगभग देखा जाए तो पहाड़ी एरिया तो हमें सभी दिख रहे हैं। तो हिल पैलेस संग्रहालय जो है ये है कहाँ पे, केरल में। कहाँ पे है, केरल में है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केरल में एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहीं पर क्या है आपका एक इडुक्की बांध है, सुना होगा, इडुक्की बांध। तो जो इडुक्की बांध है ये पेरियार नदी पे है, पेरियार नदी पे है। ठीक है, और शांत घाटी यहीं पे है केरल में, शांत घाटी यानी कि मूक वैली। ठीक है, जिसे कह सकते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है शांत घाटी केरल में। अगला है परवरा, परवरा है। ठीक है, परवरा। ठीक है, परवरा, मंजीरा और मरेर नदियाँ डैश डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो ये है किसका, गोदावरी। किसका है, गोदावरी। क्योंकि अगर ये नदी हमने माना कि गोदावरी नदी जो है ये सीधे यही बना लें, मान लो कि ये जो गोदावरी नदी है ये निकलती है और पूरब की ओर जाती है और बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिरती है। तो अगर इधर जा रही है तो नीचे क्या होगा, इसका नीचे होगा दायां, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा इसका बायां, यानी ये लेफ्ट और नीचे राइट। ठीक है, तो अब कुछ नदियां हैं जो इसमें आके मिलती हैं। जैसे मान लो एक नदी इधर से आ गई, मिल गई,
एक नदी इधर से आ रही है, फिर ये आ गई, ये मिल रही है, तो माना हमने कि ये नदी कौन सी है, ये वर्धा है नहीं, ये पेन गंगा है, ठीक है, ये आपके प्राण पिता है, आगे ये इंद्रावती है, इंद्रावती नदी है, ठीक है। तो ये सब बाएं से आके मिल रही है, वो कह रहे हैं दाहिने साइड से मिलती हैं। तो दाहिने से मिलने की बात करेंगे तो दाहिने से देखो ये जाके मिला दो, जैसे हमने वाला ये परवरा है, ठीक है, इसके अलावा ये आपकी मंजीरा है, ठीक है, मंजीरा है, ठीक है, और ये आपके मरेर है, ठीक है। तो ये आपसे दाएं से जाके मिलती है, ठीक है, दाएं से जाके मिलती है। और परवरा नदी के किनारे ही आपने सुना होगा कि हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी जो विस्तार है दैमाबाद, वो परवरा नदी के किनारे ही तो है, ठीक है, दैमाबाद। कौन सा? दैमाबाद। ये कहाँ पे है? ये MH लिख देते हैं, महाराष्ट्र में है, और ये हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी विस्तार है। ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता का ये क्या है, दक्षिणी विस्तार है ये, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, इतनी सी बात, ठीक है। अगला देखो, अगला सवाल आपका क्या है? अगला सवाल आपका ये पूछ रहा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में स्थित है क्या? ललितपुर, पटना, भिलाई, केवड़िया। तो जो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये कहाँ पे है? तो ये आपका है कहाँ? केवड़िया, ठीक है। केवड़िया कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ेगा ये? तो ये पड़ेगा गुजरात में, ठीक है। तो जो केवड़िया है ये किस द्वीप पे है? तो ये आप पूछेगा तो बताना है आपको साधु बेट। कहाँ पे है? साधु बेट द्वीप पे है, ठीक है। और इसके बाद अगर ये पूछा है आपसे कि मतलब ये किस ज़िले में है, तो हालांकि नर्मदा जिला भी है और नर्मदा नदी के किनारे भी है, ठीक है। तो जो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये ध्यान रखिए कि ये एकता का प्रतीक है, एकता का क्या है? प्रतीक है, ठीक है, एकता का प्रतीक है। क्योंकि आप देखेंगे 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है? जयंती है, ठीक है। और जो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसकी अगर मैं बात करूंगा क्या, इसका जो आपका हाइट कितना है, ठीक है, इसका मतलब हाइट क्या है, यानी कि इसका ऊंचाई क्या है। तो इसकी कुल ऊंचाई की अगर हम बात कर लें तो वो है कितना? 182 मीटर, ठीक है। तो भारत में देखेंगे तो सबसे लंबी कह सकते हैं कि खड़ी मूर्ति जो है वो कौन सी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की है, 182 मीटर। और इसको डिजाइन किसने किया था? राम सुतार ने किया, इस मूर्ति को मतलब बनाया था, ऐसा समझो, इसको बनाया था। तो इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाओ, अगला सवाल हमारा है कि देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को डैश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब कोई भी व्यक्ति क्या हो कि अगर एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अत प्रवास यानी एमिग्रेशन, प्रवास माइग्रेशन, अप्रवास यानी इमिग्रेशन, नॉन अवस्थांतरण या ट्रांसह्यूमेंस। देखो इसे कहते हैं हम लोग प्रवासन। क्या कहते हैं? इसको प्रवासन की संज्ञा दिया जाता है, यानी कि माइग्रेशन। क्या है? माइग्रेशन। जब कोई जनसंख्या या कोई भी कह सकते हैं एक जनसंख्या किसी एक देश से दूसरे देश में जाती है उसे कहते हैं माइग्रेशन। जैसे हम कहें कि भारत से बहुत सारे लोग या बहुत सारे ऐसे करोड़पति हैं, जो बहुत सारे अरबपति हैं, वो अमेरिका जा रहे हैं, है नहीं? हर साल देखेंगे तो बहुत सारे करोड़पति अमेरिका छोड़ रहे हैं। तो यानी क्या हम कह सकते हैं कि भारत में माइग्रेशन हो रहा है करोड़पतियों का। तो मतलब एक देश से दूसरे देश को जा रहे हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन मतलब होता है एक देश से दूसरे स्थान पर जाना। और देखिए डैश 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 और ताप्ती नदी एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती हैं। तो कह रहा भाई समानांतर बहती तो हैं, ठीक है। तो कौन सी नदियां हैं? वो एक है नर्मदा, दूसरी है कौन सी? ताप्ती। क्यों आप देखेंगे कि एक नदी ये बह रही है, इसका नाम क्या है? नर्मदा। क्या है? नर्मदा। फिर इसी के नीचे एक नदी बह रही है, उसका नाम क्या है? ताप्ती। कौन सा है? ताप्ती नदी है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समानांतर हैं। ये एक दूसरे के समानांतर हैं, लेकिन बीच में क्या है? खाली जगह। क्या है? बीच में क्या है? खाली जगह है। वैसे अगर मैं बात करूं तो बीच में जो है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक पहाड़ी भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये कौन सी? तो है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत है,
ठीक है, सतपुड़ा पर्वत आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती हैं इस साइड में। ठीक है, मतलब विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती हैं। ये इधर जाएंगी, पश्चिम की ओर आती हैं, यानी ये कहाँ गिरेंगी, ये गिरती हैं कहाँ पर, तो ये गिरती हैं दोनों खंबात की खाड़ी में। ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं दोनों नदियां, और दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं। कहाँ बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं। आपको इतनी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, भ्रंश घाटी में। ठीक है, क्योंकि ये सतपुड़ा है, इसके ऊपर जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं मालवा का पठार वाला हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, या विंध्यन पर्वत मिल जाएगा। अगर यहाँ की बात करें तो ये विंध्यन, नीचे सतपुड़ा। ठीक है, और ऊपर होगा विंध्यन, मैं लिख ही दूँ, विंध्यन पर्वत। नीचे आप देखेंगे तो नीचे आपको मिलेगा कौन सा, सतमाला। ठीक है, कौन सा, सतमाला। तो ये आपके कुछ बनते हैं इस तरीके से। चलिए अगला देखिए, अगला है भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्य के शासित प्रदेशों के सहयोग से डैश डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी। कह रहा भारत में पहली जो आर्थिक जनगणना है ना, इकोनॉमिकल सेंसस जो हुआ था, वो पहली बार हुआ था। लेकिन उस पहली बार जब हुआ था तो उसमें हमने किसको शामिल नहीं किया था, लक्षद्वीप को शामिल नहीं किया था। तो फिर ये कौन सा है, यह मतलब कब हुआ था, तो बताओ जरा, क्या 1977, 1997, 1967 या 1987? तो ये पहली आर्थिक जनगणना जो कराई गई थी, ये कराई गई थी 1977 में कराई गई थी। उसमें लक्षद्वीप को छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो लक्षद्वीप का एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पे जनसंख्या भी कम है, और साथ साथ में देखा जाए तो क्षेत्रफल भी सबसे कम है। अब देखिए, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के अभावों को मापने के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड नहीं है? तो आर्थिक, देखा ना, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्न कौन सा मापदंड नहीं है, कौन सा एक मानक नहीं है? ऐसे परिवार जिनमें से 15 से 59 आयु वर्ग के कोई वयस्क महिला नहीं है, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार, ऐसे घर जिसमें केवल एक कमरा है और कोई ठोस दीवार और छत नहीं है, ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है। तो इसके लिए सही आंसर हमारा क्या होगा, देखो इसके लिए होगा कि अभावों को मापने के लिए मापदंड नहीं कह रहा है। ठीक है, तो देखो ऐसे परिवार जिसमें 15 से 59 वायु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है, यही क्या होगा, ये आपका सही होगा। ये मापदंड नहीं है सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए। देखो, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? अब कह रहा है कि महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, और कह रहा है वो निम्नलिखित में से बताना है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल या मिजोरम। इनमें से आपका क्या सही होगा? क्योंकि देखो हाँ, केरल, क्योंकि सबसे अधिक कहाँ पे, सबसे अधिक केरल में, चाहे पुरुष का कहे चाहे महिला का कहे, बात तो दोनों है। तो इसलिए क्या होगा, सही आंसर केरल का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। लेकिन सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पे है? अगर ये पूछे कि देखो सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य पूछेगा तो आप कभी भी बिहार मत लगाना, आपको लगाना पड़ेगा राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, ये विशेष बात है ध्यान में। लेकिन ऑल ओवर देखेंगे तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे, तो बिहार में है। लेकिन महिलाओं के अगर स्थिति में देखेंगे तो फिर बिहार आपका सही होगा। चलिए अगला देखिए, तो महिलाओं के मामले में राजस्थान, ऑल ओवर बिहार। भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। मतलब हरित क्रांति बताना है, दो स्टेटमेंट है, क्या दोनों सही हो सकते हैं, दोनों नहीं सही हो सकते, एक भी सही हो सकता है। पहला स्टेटमेंट है कि हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। नहीं, तो यानी जब हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी तो वो इनकम के लिए नहीं की गई थी, यानी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए की गई थी, ताकि भारत को खाद्यान्न पे आत्मनिर्भर बन पाए। ठीक है, कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। देखो भाई, कोई ये दोनों में से दोनों बातें सही हमें नहीं लग रही हैं, नहीं ये बात सही लग रही है और नहीं ये बात सही लग रही है, यानी कि दोनों, न तो एक और नहीं तो दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति को डैश डैश भी कहा
जाता है। तो भाई क्या कहा जाता है, तो अगर कहा जाता है तो वो आपका हो जाएगा क्या, कृषि क्रांति। तो सभी को पता है ना, कृषि क्रांति कहा जाता है। तो देखिए अब जो हरित क्रांति है, जो हरित क्रांति है इसकी अगर मैं शुरुआत की बात करूं कि इसकी शुरुआत कब होती है, तो शुरुआत जो होती है ये होती आपकी कौन सी, तो थर्ड जो 5 ईयर प्लान था इसमें क्या होती है, शुरुआत होती है लगभग 1965 से लेकर 1968 के बीच में। ठीक है, 1965 से 1968 के बीच में। दशक पूछ लेगा तो ये 1960 का दशक देते हैं कि 1960 के दशक में 1960 के दशक में शुरुआत हुई किसकी, हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और हरित क्रांति में देखा जाए तो इसमें क्या हुआ था कि गेहूं, ध्यान रखना, गेहूं व चावल पर, गेहूं और चावल के उत्पादन पर क्या दिया गया, विशेष, ठीक है, ध्यान दिया गया ताकि उत्पादन इसका ज़्यादा हो पाए। और हरित क्रांति का अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन से थे, तो उसमें सबसे अधिक था कौन सा, पंजाब, फिर इसके बाद में कौन था, हरियाणा, और फिर इसके बाद में कौन था, तो पश्चिमी यूपी, ये थे। ठीक है, पश्चिमी यूपी ये था। ठीक है, तो इन सबको आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। अच्छा देखो ये सवाल देखो फिर आ गया, फिर है नहीं, ये सवाल आ गया ना। तो अब आप देखेंगे इसमें जो आप सोचेंगे कि बिहार तो दिया नहीं है, ठीक है, हाँ देखो इसमें बिहार दिया भी नहीं है। तो क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो सबसे कम है तो बिहार इसमें है ही नहीं है। तो मैंने क्या बताया था आपको, राजस्थान, राजस्थान है, बिहार होता भी तब भी राजस्थान ही होता। ठीक है, तो ये राजस्थान हो जाएगा, ज़्यादा तो केरल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सबसे कम की बात कर रहा है, वो भी इनके अकॉर्डिंग कर रहा है, तो इनके अकॉर्डिंग आ रहा है तो फिर मेरे हिसाब से राजस्थान होना चाहिए। लेकिन वैसे तो सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम हरियाणा में है लिंगानुपात। ठीक है, वैसे तो मैं बात करूं तो सबसे कम जो लिंगा अनुपात है वो कौन, किस राज्य में है, तो वो राज्य है आपका कौन सा, तो वो है हरियाणा। ठीक है, लगभग 800 के आसपास में, 855 या ऐसे कुछ है उसमें, सबसे कम है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो राजस्थान ही है, क्या होगा आपका, राजस्थान ही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला है कि भारत में, ठीक है, भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि को एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि के अत्यधिक पूंजीकरण है। केवल एक सही, मतलब केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है, या फिर इसमें कि केवल एक सही है। तो इसमें आपके लिए क्या आंसर सही हो सकता है, तो सही है ना, हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो हाँ ये तो सही है कि मतलब जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो हमने पारंपरिक कृषि को छोड़ा और एकल कृषि की ओर जब हम बढ़े तभी तो हमारा कृषि में उत्पादन बढ़ पाया। नए कैसे तो वैज्ञानिक तरीके से खेती हमने किया, आधुनिक जो आपके औजार हैं या मशीनरी है उसका उपयोग किया। ठीक है, तो जो छोटे किसान थे जिनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो उनके ऊपर तो क्या पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा ही पड़ा था। ठीक है, तो पहले वाली बात तो क्या है, सही है। हरित क्रांति के प्रभाव में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण है। तो हाँ ठीक है, हरित क्रांति के जब प्रभाव पड़ा तो कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण यानी निवेश भी हुआ। ठीक है, उससे फायदे भी हुए, यानी कि ये बात दोनों क्या है, दोनों सही है। ठीक है, क्या है, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए तो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15+ डैश डैश थी।
तो इसमें आपका क्या आंसर आपका सही हो सकता है। 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15 ब्रैकेट में साक्षरता दर 15 प्लस डैश थी। तो ये 90, 5808, 70.8 या 78, तो ये आपका सही है 78.8%। ठीक है, 78.8% सही है। अगर देखिए भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है, ये तो सभी को पता है, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल। तो ये खुली सीमा किसके साथ में है, ये है नेपाल के साथ में। ठीक है, कितनी सीमा लगी है भारत से, 1751 किलोमीटर। कितने राज्य, 5 राज्यों की सीमा लगी है। ठीक है, नेपाल को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वाटर टैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। यानी भारत में ये पानी का समझ टैंक है नेपाल, क्योंकि नेपाल से सभी अधिकतम नदियां नेपाल से आती हैं और भारत में प्रवेश करती हैं इस हिसाब से। ठीक है, तो नेपाल को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं। फेनी पुल, अच्छा ये सवाल अच्छा है। फेनी पुल कहाँ पे, भारत और भूटान, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल। फेनी पुल, देखिए ये कह रहा है फेनी पुल, तो फेनी पुल जो है ये भारत और बांग्लादेश में है। हाँ ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक क्या है, फेनी पुल है, जो क्या है आपका 1.8 किलोमीटर का है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फेनी पुल, क्योंकि फेनी एक नदी है। ठीक है, इस साइड में है क्या आपका बांग्लादेश और इस साइड में है भारत का त्रिपुरा वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आगे ये अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ये कह रहा है सबसे कम है, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ये देखो फिर सवाल आपका रिपीट कर गया है, तो ये है कौन सा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो मैंने बताया था कि 17 व्यक्ति, कितने, तो 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, प्रति किलोमीटर में रहते हैं। सबसे अधिक पूछेगा तो सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ पे है, तो वो है बिहार में। बिहार में क्या है आपका सर्वाधिक है। ठीक है, बिहार में क्या है, सर्वाधिक है। तो बिहार में सर्वाधिक है, यहाँ पे सबसे कम है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखिए। क्या अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त हुआ है। देखिए अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो देखिए भैया, आपको जीने का जो अधिकार है ना, आपके शरीर जो दैहिक स्वतंत्रता है, वो अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 17 में आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या है, इसमें अस्पृश्यता का क्या है, अंत है। अनुच्छेद 20 करेंगे जैसे दोस्त संबंध के संरक्षण से दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद जो 26 है, इसमें आप देखेंगे कुछ धार्मिक स्वतंत्रताओं की बात की गई है। ठीक है, प्रबंधन की बात की गई है धार्मिक। ठीक है, लेकिन एक सवाल ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद एक क्या है आपका 21A है, जिसमें क्या बोला गया है, इसमें दिया गया है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार किसे, 6 से 14 वर्ष के बालकों को। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार जो भी होगा वो कैसा होगा, तो भैया वो होगा निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 21A में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। पिट्टी द्वीप, बैरन द्वीप, बेले द्वीप, बल्फ द्वीप। देखिए अब यहाँ पे सवाल ये है ना, अब देखो पिट्टी, ये पीटली द्वीप, कहीं आपको पीटली लिखा मिलेगा, पीटली। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये आपका देखो लक्षद्वीप में है। कहाँ पे, लक्षद्वीप में है। ठीक है, ये एक निर्जन मतलब बिना लोगों के, मतलब यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, जनसंख्या नहीं है यहाँ पे, केवल क्या पक्षियों का एक क्या है अभ्यारण्य है, जिसका नाम बोलते हैं पिटली या पिट्टी द्वीप हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे, लक्षद्वीप में। और मैंने बताया था कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा चलती है, यहाँ की भाषा क्या है, तो ये है मलयालम, जो केरल की है वही यही है। ठीक है, और लक्षद्वीप की अगर मैं बात करूँ तो इसका
हाई कोर्ट कहाँ लगता है, इसका उच्च न्यायालय कहाँ लगता है, उच्च न्यायालय। तो इसका उच्च न्यायालय जो लगता है वो लगता है केरल हाई कोर्ट में लगता है, ठीक है। और केरल का हाई कोर्ट कहाँ पे है, कोच्चि में है, एर्नाकुलम में, ठीक है, एर्नाकुलम में यहाँ लगता है, ठीक है। लक्षद्वीप में टोटल बात करें तो 36 द्वीपों को मिल के बना है, 36 द्वीपों का ये क्या है, समूह है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आज का लास्ट सवाल है, कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो कि देश की जलवायु को प्रभावित करती है। भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, अंटार्कटिक रेखा। तो हमें पता है भारत से एक ही तो रेखा गुजरती है, ठीक है, वो कौन सी आपकी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा ध्यान रखेंगे कि भारत के कितने 8 राज्यों से ये गुजरती है। इसमें कौन कौन से 8 राज्य कौन कौन से, अगर ये देखना चाहेंगे तो देखिए 8 राज्यों में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं। पहला तो है क्या, पहला इधर से लेके चलते हैं पश्चिम से पूरब की ओर, तो पहला है गुजरात से गुजरती है। फिर कौन आता है, राजस्थान आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा आपका, एमपी के बाद में आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है। फिर कौन आ जाएगा आपका, झारखंड आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल आ जाएगा। फिर कौन आएगा, त्रिपुरा आएगा। और फिर कौन सा आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। क्या 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। कितने हो गए, 8 हो गए। तो सर्वाधिक कहाँ से गुजरती है, एमपी से क्या है, एमपी से है सर्वाधिक ये रेखा गुजरती है लंबी। और न्यूनतम कहाँ से, राजस्थान से। कहाँ पे, न्यूनतम राजस्थान से, ठीक है। बाकी ये 2 राज्य क्या हैं, पूर्वोत्तर भारत के हैं। बाकी 6 राज्य आपके मुख्य भूमि से लगे हुए हैं भारत के, ठीक है। तो ये आपके कितने थे, आज के 25 सवाल थे जो भूगोल विशेष था। तो आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। अच्छा लगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में।